And welcome to Prudent IAS One Stop Solution for all the competitive exams. In continuation of our polity lectures, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 50 एज वेल एज आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी के साथ हम खत्म करने वाले हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज DPSP, जो कि आता है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद आएगा 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। सो आर्टिकल 50 क्या टाइटल है इसका? सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स में मैं ये कहती रहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। येस, बिकॉज 51A तक मैंने आपसे ऑलरेडी बताया है, जितने भी आर्टिकल्स हैं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उनको रटना ही जरूरी है, उनके एक्सेप्शंस, बेसिक फीचर्स, ये बेस है सारा, ठीक है। इसके बाद हम बिल्डअप करते हैं धीरे धीरे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑफ कोर्स टाइटल से ही क्लियर है, बट फिर भी बेयर एक्ट में क्या लिखा है पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स to separate the judiciary from executive in the public services of the state। सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। अब ये टॉपिक आपको बहुत जगह काम आने वाला है, हर एक पेपर में आप इसको रेफर भी कर सकते हैं, ऑप्शनल में तो PSIR में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट इन पॉलिटी जब भी कोई आंसर में आप लिख रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर, तो आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ता है ये कहाँ लिखा गया है, कहाँ से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप आर्टिकल 50 को रेफर करेंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वर्ड सेपरेशन ऑफ पावर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 50, उसी के साथ साथ आर्टिकल 121, 122, 123, 211, 212 और 361 जो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में। इस पर भी अभी हम समझेंगे ब्रीफ में। लेट्स फर्स्ट क्विकली बिगिन। अब जुडिशरी क्या है? कोर्ट्स ऑफ लॉ होती है। जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस इंपार्ट करना, एडमिनिस्टर करना, राइट, और साथ ही साथ डिस्प्यूट्स को सेटल करना। एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स करता है लॉ को, ठीक है। तो अगर हम समझें कायदे से 3 ब्रांचेस होती हैं एक सेपरेशन ऑफ पावर में। हम देखें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? हमारा पार्लियामेंट आ जाएगा, ठीक है, सेंटर। साथ ही साथ जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी इसमें आ जाएगा, जो आप देखते हैं राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जहां पे सारे लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, लॉज बनाते हैं, वो सारा आ जाता है हमारा लेजिस्लेचर में, जिसमें सब इलेक्टेड होते हैं। देन एग्जीक्यूटिव क्या हो गया? ये एनफोर्स कराते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में मेन है प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट सेंटर के लिए और गवर्नर स्टेट के लिए रेफर करते हैं। ज्यूडिशरी है क्या करेगी? इंटरप्रेट करती है टाइम एंड अगेन लॉ को। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये सब ये काम करते हैं। अब इस थ्योरी को क्या कहा जाता है? ट्रांस पॉलिटिका, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? एंड ये मत सोचिएगा कि इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसको आप काफी जगह इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। मॉन्टेस्क ने अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज, ये एक फ्रेंच ऑथर थे, फिलोसोफर थे, इन्होंने अपनी बुक में सबसे पहले इसको मेंशन किया था कि जो भी पावर है वो ब्रांचेस में डिवाइड होनी चाहिए, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए, ताकि आगे जाके कोई मिसयूज ना हो सके। और यूएस ने सबसे पहले ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया था, और यूएस में सबसे ज्यादा रिजिड मतलब कठोर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अब पहले इंडियन कंटेक्स्ट को थोड़ा हम समझते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं अपनी, कि क्यों हमने ये मेंशन करा। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पे इलेक्टेड रूल होता है। क्यों हमने ये डेमोक्रेसी चुना? जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था, कॉलोनियल रूल था, देन व्हाट वी सॉ कि सारी पावर यूके में क्या थी? मोनार्की, हेरिडिटरी, एक किंग क्वीन में ही सारी पावर्स इकट्ठा थी, जो बहुत ज्यादा मिसयूज होता था उन पावर्स का। उसके लिए हमने बहुत ज्यादा सफर भी किया। वी वर एक्सप्लॉइटेड अंडर दोज कंसंट्रेटेड पावर्स। तो सबसे पहले हमने ये सोच लिया था कि वी विल गो फॉर डेमोक्रेसी, और साथ ही साथ हम पावर्स को एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को कभी भी ये तानाशाही एक्सप्लॉइटेशन ना भुगतना पड़े। दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर सेपरेशन ऑफ पावर्स। इंडिया में ये है, और यूके में क्या है? मोनार्की है, वहां तो सारी पावर्स एक ही उसमें इकट्ठा है। अब इंडिया में भी पहले देखा जाए तो राजा महाराजा का जब रूल होता था तो काइंड ऑफ मोनार्की ही थी वहां पे, है ना। बट इंडिपेंडेंस के बाद स्ट्रिक्टली हम ये फॉलो करते हैं। ये मतलब यही है इन शॉर्ट कि जुडिशरी आप अपना काम कीजिए, एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगा, लेजिस्लेचर अपना काम करेगा, तीनों में सांठ गांठ इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इससे क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहला तो
जैसा कि मैंने बताया, ये मिसयूज ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई केस है जुडिशरी में, ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में से कोई उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, फायदे दिला रहा है कि आप अगर इसमें फेवर में हमारे केस ही करते हैं तो आपको आगे जाके ये फायदा होगा। कोई एमपी एमएलए लेट्स से ऐसा कर रहा है, तो मिसयूज ही तो है, फिर जस्टिस इम्पार्ट नहीं हो सकती है ना। उसके साथ साथ डेमोक्रेसी को भी प्रिजर्व करता है, ठीक, सेफ गार्ड करता है लिबर्टी। अगेन ये एग्जाम्पल सारे केसेस को जस्टिफाई कर रहा है। और चेक्स एंड बैलेंस का मैकेनिज्म रहता है। जैसे लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो अब जुडिशरी देखती है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये मैकेनिज्म क्रिएट कौन कर रहा है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, विच इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जो हमने डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन करा था सोशलिस्ट गांधीयन लिबरल प्रिंसिपल्स में से, उसमें से ये किससे आता है? आप सोच ही सकते होंगे, यूएस ने अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न है, लिबरल प्रिंसिपल में आता है ये, ठीक है। अब केस को अगर देखना है तो फॉर ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स मेरा एक सजेशन ये रहेगा, ज्यादा नंबर ऑफ केसेस याद करने से अच्छा है 5, 7, 10 केस याद करिए जिसमें बहुत सारे डायमेंशन पे बात की गई हो। जैसे कि अब यहाँ पे अगेन आप केसवानंद भारती केस को रेफर कर सकते हैं कि वहां पे भी कहा गया है सेपरेशन ऑफ पावर इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जरूरी नहीं है कोई नया नाम ही लेके आना है, ठीक है। एक केस में क्या क्या बोला गया उसको मल्टीपल जगह यूज करिए, तो इससे याद करने वाली चीजें कम हो जाएंगी। अब क्या क्या प्रैक्टिकली करा गया है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए डीपीएसपी है, नॉन एनफोर्सेबल है, आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं ना, तो बट फिर भी सरकार कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे कि देखा जाता है जो जुडिशियल सर्विस कमीशन है बहुत सारे स्टेट्स ने अपने बनाए हुए हैं, बहुत सारी जगह ऑटोनॉमी दी गई है फाइनेंसेस को लेके, पोस्टिंग को लेके, जो ट्रांसफर होता है जुडिशरी का। लेकिन चैलेंजेस आज भी हैं, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि जो डिबेट्स होती हैं, ठीक है, हेडलाइन में ये न्यूज़ कभी नहीं आएगी, बट जो डिबेट होती है उसमें लिखा जाता है कि कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाता है, चाहे एग्जीक्यूटिव का चाहे लेजिस्लेचर का, टू द ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट एज वेल एज पोस्टिंग्स, इन सब जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में। साथ ही इसका उल्टा क्या हो रहा है, जुडिशियल ओवर रीच का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है बिटवीन ओवर रीच एंड एक्टिविज्म। देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे लेजिस्लेचर चुप रहता है। क्यों? या तो हो सकता है भाई वो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, या कुछ ऐसी बातें जो उनकी जो सोच है, आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट जा रही है, या अब तो वोट बैंक बचाने के लिए, या मे बी वो इतने सेंसिटिव टॉपिक है जिसपे सरकार बात नहीं करना चाहती, इलेक्शंस आ रहे हैं, जो भी रीजन हो। तो कभी कभी जुडिशरी क्या करती है, ऐसे मुद्दों को सुओ मोटो खुद से उठाती है, खुद से डिसाइड करती है कि इस पे भाई आपको कोई एक्शन करना है, ऑर्डर देना है। दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है कि भाई जुडिशरी खुद से भलाई के लिए काम कर रही है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, बट कभी कभी ये चीज ज्यादा हो जाती है। जुडिशरी उन एरियाज में भी बात करने लगती है जहां पे वो सेपरेशन ऑफ पावर को ब्रीच कर रही है। कुछ केसेस तक के लिए तो सीमित है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भाई जुडिशरी ऐसा कर ले रही है, एनवायरमेंट को लेके या जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें, बट कभी कभी जो लॉ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी जुडिशरी आजकल रूल्स ला रही है, वो हो जाता है जुडिशियल ओवर रीच, विच इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट ऑफ पॉलिटी। तो मोर और लेस हमने क्या समझा, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, 3 ब्रांचेस होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों को अपना अपना काम करना है, यही बात कही गई है आर्टिकल 50 में। एक और टर्म जो शायद किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, इन दी पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, इसका क्या मतलब है? सिंपल, पब्लिक सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हो गई? सारी ऐसी सर्विस जो स्टेट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जितने भी भाई गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, जो गवर्नमेंट वाले लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सारे ही केसेस में, ठीक, ये सेपरेशन होना चाहिए जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, सारे पब्लिक डोमेन में कहा जा सकता है। I hope this is clear to you. Now we'll quickly move towards Article 51, which is a very shorter one but equally important. इसका टाइटल क्या है? Promotion of international peace and security. State shall endeavor to, क्या कहा जा रहा है इसमें हम पढ़ते हैं, 4 क्लॉज है ABCD. Promote international peace and security. Maintain just and honorable relations between nations. Foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another. And encourage settlement of international disputes by arbitration. तो पहले क्लॉज बाय क्लॉज समझते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हमें प्रमोट करना है। पीस कब होगी? सिंपल, जब वॉर नहीं होंगे, ठीक है। अब
जब पीस होगी हमारी सारे देशों से अच्छी बनेगी, ना कोई हम पे हमला करेगा ना हम किसी पे हमला कर रहे हैं, तो देश के सारे सिटीजन सुरक्षित रहेंगे, सेफ गार्डेड रहेंगे। तो ये एस्पेक्ट हो गया सिक्योरिटी का, ठीक है। फिर स्टेट को क्या करना है, और जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस रखने हैं बिटवीन द नेशंस। ऐसा नहीं है कि आप अपना ही कुछ भी मन माने सोचे किसी से भी उठा के लड़ाई कर लीजिए, नहीं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बोली गई है कि इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टेट टू मेंटेन गुड रिलेशन। जैसे कि अब सपोज इंडिया का रशिया का या इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना हमारे साथ कितना इशू हो रहा है, बार बार हम इंडिया फिर चाइना से बात कर लेता है ना, खत्म करो एक बार वॉर कर लो, या ऐसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सजेशंस जो आते हैं आजकल, जो चाय की टपरी पे बैठक होती है, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा डीपीएस भी, हमारे फ्रेमर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हमें प्रमोट क्या करना है भाई, ऑनरेबल रिलेशंस रखने हैं, ठीक है। अगर कल को हमारा रिलेशन उनसे बेटर हो रहा है, जैसे कि अभी हाल में देखा जाए तो कुछ ई वीजा इशू हुए फॉर द चाइनीज नेशनल्स, जिससे एक अच्छा स्टेप देखा गया है कि भाई इंडिया और चाइना के रिलेशन अब बेटर हो रहे हैं। इट्स वेल एंड गुड, क्राइसिस आती रहेगी, बट अगेन हमें एक ऑनरेबल एंड जस्ट रिलेशन की तरफ ही बढ़ना है, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हो रहा है, कोई पर्टिकुलर सरकार ऐसा नहीं कर रही है। देन फॉस्टर द रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी। अब आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज होती हैं जो देश विदेश में हो रही हैं, हमें क्या करना है, उसके साथ रिस्पेक्ट बना के रखनी है, उसको फॉलो करना है, और कभी भी कोई दो नेशन में डीलिंग वगैरह हो रही है तो उसमें भी मतलब दगाबाजी नहीं करनी है, एक अच्छा एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होल्ड करनी है। और इंडिया का सॉफ्ट पावर, मतलब कि कहा जाता है एक हार्ड पावर एक सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट होता है। हार्ड पावर क्या हो गया, वेपन्स हो गए, वॉर हो गया। सॉफ्ट पावर आइडियोलॉजी, कल्चरल जो होती है। इंडिया इज फेमस फॉर इट सॉफ्ट पावर, कि इंडिया का रिलेशन सबसे बहुत अच्छा है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाम। नॉन अलाइन मूवमेंट जो इंडिया ने स्टार्ट किया था, क्या था कि भाई कोल्ड वॉर हो रहा था, यूएस अपना बोल रहा था, रशिया सोवियत, जो उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, सो रशिया ने अपना कुछ बना रखी थी आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो होती थी। इंडिया ने बोला कि हम नॉन अलाइंड मूवमेंट करेंगे, ना हम आपके साथ आएंगे ना हम आपके साथ आएंगे, वील सपोर्ट बोथ इक्वली, वील मेंटेन जस्ट रिलेशंस विद बोथ इक्वली। तो दिस वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आर्टिकल 51 को हाईलाइट कर रहा था। देन एनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अब अगेन इसमें क्या करना है, थर्ड पार्टी। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, बहुत टाइप्स होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट के। आर्बिट्रेशन में थर्ड पार्टी आती है, जो कॉन्फ्लिक्टिंग दो पार्टी हैं वो बैठेंगी, तीसरी एक पार्टी आएगी, उन दोनों पार्टीज का सुनेगी, भाई हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। जैसे घर में नहीं होता है कि एक पापा हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, दोनों बच्चे अपनी अपनी बात कह रहे हैं, फिर पापा बताएंगे ये सही ये गलत, और दोनों को मानना होता है। तो वही चीज हो गई आर्बिट्रेशन, थर्ड पार्टी आके नेगोशिएट करेगी। अब इसके क्या क्या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन से क्या क्या हम देख सकते हैं। सबसे बड़े तो यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ही बनाया गया है। अब यूनाइटेड नेशंस एक फेल्योर है, सक्सेस है। लीग ऑफ नेशंस क्या था, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईआर, जिसको भी ये सारे टॉपिक्स कवर करने होते हैं। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करिए, वील नोट इट डाउन एंड प्रिपेयर अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल दीज टॉपिक्स। तो नेवरदलेस यूएन में पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं। उन पीस कीपिंग मिशंस में इंडिया ने 2 लाख से भी बहुत ज्यादा, 2 लाख से भी बहुत ऊपर लोग आज तक भेजे हैं जिन लोगों ने सर्व किया है इन दीज पीस कीपिंग मिशंस, विच इज वेरी वेरी कमेंडेबल। साथ ही आर्बिट्रेशन को लेते हुए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आया है 1996, जो अगेन किसके वजह से है, ये जो डीपीएसपी आर्टिकल 51 है, एनफोर्सेबल नहीं है बट फिर भी हम इसे फॉलो करते हैं। और यही नहीं, जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटीज हैं, इंडिया इज ऑलवेज फॉलोइंग ऑल दोज। चाहे पेरिस एग्रीमेंट किया हो या हमने कोई भी और ट्रीटी, हम कभी भी उसको ब्रीच नहीं करते हैं, ठीक है, कभी भी कोई मिसयूज नहीं होता है। सो वी आर फॉलोइंग। और ये सब क्यों हो रहा है, इसको भी इंसर्ट करने का, इस आर्टिकल को इंसर्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में रीजन क्या था, सिंपल सा, इंडिपेंडेंस मिली थी, ठीक है, इंडिया बहुत ही फ्रेजाइल स्टेट में था, चाहे इकोनॉमी हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो। इंडिया को कैसे देखा जाता था, जो वेस्ट में एक कहते हैं ना ओरिएंट को लेके जो ओरिएंटलिज्म की थ्योरी थी, वो ये थी कि भाई वहाँ पे ईस्ट में कुछ इंडिया जो है, इंडीज है, वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरियन है। तो उस इमेज को हटाना, इंडिया को अपनी खुद की एक पोजीशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए इस आर्टिकल से क्या होता है, इंडिया सारे ही देशों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया और सारी ट्रीटीज में एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ, सबको फॉलो करा, और उसी का रिजल्ट है आज की इंडिया इज होल्डिंग सच अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, और इंडिया को एक इमर्जिंग सुपर पावर भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट
साथ में हम क्विकली सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स देख लेते हैं। रिसेंट वन है MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसमें क्या कहा कोर्ट ने, राइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, लोगों की हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत सारे इम्पैक्ट जो आ रहे हैं, वो हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें इससे बचाना ही बचाना है आपको, जो ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूलिंग। बट ये आर्टिकल 51 से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि यहां पे कोर्ट ने क्या रेफर करा, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में जहां बात की जाती है क्लाइमेट चेंज को लेकर और इंडिया उसकी एक पार्टी है, तो बोला गया कि इंडिया हैज द ऑब्लिगेशंस अंडर पेरिस एग्रीमेंट, और इसी वजह से हमारा ये जो फंडामेंटल राइट है, स्टेट की ड्यूटी है कि हमें इससे इम्पैक्ट से बचाया जाए। तो ये सब किसके लिए हो गया, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए रिस्पेक्ट। ठीक है, वी आर इवन रेफरेंसिंग दैट कैन बी रिलेटेड। नाउ वेरी इजी, बट इन सारे आर्टिकल्स में एनरिच कैसे हो सकता है आंसर्स, आप UN मेंशन करिए, नाम मेंशन करिए, एक्ट्स मेंशन करिए और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को मेंशन करिए। साथ ही इसको इग्नोर करने से अच्छा है कहीं कहीं जब ना भी डायरेक्टली आर्टिकल 51 पूछा जाए, कोई और भी आप डिबेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी इसको कोट कीजिए। I hope Article 50 as well as Article 51 is clear to you all now. We will be back with another interesting video super soon. Thanks for watching.